ये मामला हरियाणा का है, हरियाणा के करनाल ज़िले का। करनाल ज़िले में एक गांव है, नाम है हरसिंहपुरा, और जिस रोज़ की ये घटना है वो है 24 नवंबर 2022 यानी 24 ऑफ नवंबर 2022। हुआ ये कि हरसिंहपुरा गांव से 55 साल की एक महिला राजवंती देवी अचानक गायब हो गई। ये अपने घर में थी। सुबह के वक्त ये कहीं अपने घर से बाहर निकली और उसके बाद ऐसे निकली कि फिर किसी को ढूंढे नहीं मिली। बिल्कुल इनकी लाइफस्टाइल जो है किसी भी दूसरे होममेकर की तरह, ग्रामीण महिला की तरह एक सामान्य ज़िंदगी जीती थी और किसी विवाद में नहीं, किसी झगड़े में नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। ऐसे में राजवंती देवी कहाँ गायब हो गई, उनके साथ क्या हुआ, किसी को पता नहीं चल रहा था। सबसे बड़ी बात यह भी थी कि राजवंती देवी का दिमागी संतुलन भी बिल्कुल परफेक्ट था, मतलब बिल्कुल एकदम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थी। कई बार होता है कि बड़े बुजुर्ग दिमागी परेशानियों की वजह से घर से निकल जाते हैं और उसके बाद फिर वो कई बार रास्ता भटक जाते हैं, कई बार लौट कर नहीं आते, लेकिन राजवंती के साथ ऐसा कुछ नहीं था। अब ऐसे में घर वाले बहुत परेशान रहे। अपने तौर पर उन्होंने बहुत ढूंढा और उन्होंने थक हार करके राजवंती की गुमशुदगी की रिपोर्ट हरियाणा के ही करनाल के ही घरौंदा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। लेकिन ये 24 नवंबर की तारीख जो है, इसी गांव में एक और भी घटना हुई थी और वो घटना कहीं इस गुमशुदगी की घटना से भी ज़्यादा परेशान करने वाली और ज़्यादा दुखद थी। उस घटना में एक नौजवान लड़की का अपने ही घर में हादसे की वजह से मृत्यु हो गई थी। उस लड़की का नाम था अंतिमा। 25 साल की अंतिमा अपने घर में बुरी तरह जली हुई हालत में पाई गई और उसके पास ही बिजली के कुछ तार जो हैं वो पड़े हुए थे, जो नंगी तारें जिसे हम कहते हैं, वो प्रॉपर उसमें टेप वगैरह नहीं लगा हुआ था। तो ऐसा लग रहा था कि शायद उस तार से करंट लगने की वजह से अंतिमा झुलसी और झुलसने के बाद उसकी मौत हो गई। तो उसकी आधी जली हुई लाश जो है, अधजली लाश जो है, घर में पड़ी हुई मिली। और इत्तेफाक से जब अंतिमा इस हादसे का शिकार हुई तो उसके घर के सारे लोग किसी काम से बाहर गए हुए थे। जब वो घर लौटे और उन्होंने देखा कि उनकी बेटी इस हालत में पड़ी हुई है तो पूरे गांव में कोहराम मच गया, क्योंकि किसी की मौत जो है वो पूरे गांव के लिए एक बड़े सदमे की बात होती है। ऊपर से 24 नवंबर 2022 का ये दिन गांव वालों पर दोहरी मुसीबत का दिन था, क्योंकि एक तरफ तो अंतिमा की मौत हो गई, उसके घर में और पूरे मोहल्ले में मातम पसरा हुआ था, और दूसरी तरफ 55 साल की राजवंती देवी अपने घर से लापता हो चुकी थी, तो उसके घर के लोग उनको ढूंढ ढूंढ कर परेशान थे। तो दोहरी मुसीबत वाला दिन इस हरसिंहपुरा गाँव के लिए ये था। घर वालों ने अंतिमा की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया और भरे मन से, बहुत दुखी हृदय से उन्होंने अपनी बेटी को आखिरी विदाई दी। अंतिमा की लाश की हालत ऐसी थी कि उसे देखकर पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था। वो तो उसके जिस्म पर जो कपड़े थे, अधजले कपड़े, और जो ज्वेलरी मामूली वो पहनती थी घर में, चाहे वो चेन हो या कोई कान की बूंदें हो, इन चीज़ों को देखकर किसी तरह से परिवार वालों ने उसको आइडेंटिफाई किया कि हाँ, ये हमारी बेटी अंतिमा ही है। और इन हालात में अंतिमा को विदाई दी गई। अब पुलिस जो है वो राजवंती देवी की गुमशुदगी के मामले की जांच कर रही थी, और अंतिमा के मौत का मामला चूंकि एक ओपन एंड शट केस था और उस मामले में कोई पुलिस की कार्रवाई नहीं हुई थी, तो वो मामला जो है अनअटेंडेड रह गया। और घर वाले जो है अंतिमा के बगैर अब जीने की आदत डाल चुके थे। उनको समझ में आ गया कि उनकी बेटी के हादसे में मौत हुई है और कोई विकल्प तो बचता नहीं है। होनी के आगे किसी का जोर नहीं चलता, ऐसा कहते हैं। तो लेकिन जो जिंदा है राजवंती देवी, उनकी तलाश की कोशिश की जा सकती है। घर वाले बहुत परेशान थे राजवंती देवी के, और वो बार बार घरौंदा पुलिस स्टेशन में जाकर राजवंती के बारे में पूछताछ करते थे। तो इसी घर वालों की बेचैनी और महिला की गुमशुदगी, इन सारी चीज़ों को देखते हुए उस मामले की जांच जो है हरियाणा पुलिस के ही CIA स्टाफ को दे दी गई। CIA स्टाफ हरियाणा पुलिस की एक इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, जिसको खास तौर पर इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड केसेस की जांच की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो CIA स्टाफ ने जब इस मामले की तफ्तीश शुरू की, राजवंती देवी की गुमशुदगी के मामले की जांच शुरू की, तो CIA स्टाफ को उस इत्तेफाक के बारे में पता चला जिस इत्तेफाक में उसी गांव में उसी गुमशुदगी वाले रोज़ एक लड़की की भी मौत हुई थी। अब पुलिस ने ये सोचा कि राजवंती देवी का पता लगाने के साथ साथ उन्हें अंतिमा की मौत के बारे में भी जानकारी जुटानी चाहिए कि अंतिमा की मौत आखिर कैसे हुई, कैसे उसको करंट लगा, घर वालों ने कैसे आइडेंटिफाई किया, कैसे डेड बॉडी जलाई गई। तो जब पुलिस ने इन सब की जानकारी जुटाई तो पुलिस को पता चला कि अंतिमा की लाश जो है वो पहचानने के काबिल नहीं थी। घर वालों ने किसी तरह उसके कपड़े, अधजले कपड़े और जो उसके जेवर कुछ एक थे जिस्म पर, उसे देखकर घर वालों ने पहचान की थी। तो ये एक बात पुलिस को पता चली। ऐसे में पुलिस ने यह तय किया
कि वो अंतिमा के बारे में थोड़ी और जानकारी जुटाएगी, सीआईए स्टाफ ने ये फैसला किया और इसी फैसले के तहत सीआईए स्टाफ ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगालने का फैसला किया। किसी भी दूसरे नौजवान की तरह, नौजवान लड़के लड़कियों की तरह अंतिमा भी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव थी और ख़ासकर फेसबुक पर। और अब जब पुलिस ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट को एक्सप्लोर करना शुरू किया तो पुलिस ने यह देखा कि अंतिमा के सोशल मीडिया की लास्ट लोकेशन, सोशल मीडिया अकाउंट की लास्ट लोकेशन जो है वो हरियाणा या करनाल में नहीं, जहां पर उसकी मौत हुई थी उस जगह पर नहीं, बल्कि उसका अकाउंट जो है लास्ट एक्टिव उत्तर प्रदेश के शामली में था। शामली पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक टाउनशिप है जो मुजफ्फरनगर का नाम आप सभी ने सुना होगा, एक बड़ा शहर है। मुजफ्फरनगर के पास में ही शामली एक जगह है। तो वहाँ पर अंतिमा के सोशल मीडिया अकाउंट की लास्ट लोकेशन पुलिस को दिखाई पड़ रही थी। और ये बात पुलिस के लिए बहुत अजीब थी, चौंकाने वाली भी थी, क्योंकि पुलिस तो ये मानकर चल रही थी कि अंतिमा की मौत हो चुकी है, जैसा कि घर वालों ने बताया था। उन्होंने खुद अपने हाथों से अपनी बेटी का अंतिम संस्कार किया था। लेकिन जब सोशल मीडिया अकाउंट को एक्सप्लोर करने, खंगालने पर पुलिस को ये राज पता चला कि वो आखिरी बार शामली में एक्टिव था, तो पुलिस की एक टीम शामली पहुंची और उस लोकेशन पर जाकर उन्होंने अंतिमा को सर्च करने का फैसला किया। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि पुलिस के इस एफर्ट का बहुत ही चौंकाने वाला नतीजा सामने आया। पुलिस को शामली में अंतिमा जिंदा मिल गई। जी हाँ, 4 महीने पहले जिस लड़की की अपने घर में करंट लगने और जलने की वजह से मौत हो गई थी, वो लड़की हरियाणा से दूर उत्तर प्रदेश के शामली में जिंदा मिली। अब पुलिस ने बिना देर किए हुए अंतिमा को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की और उससे पूछा कि कैसे तुम जिंदा हो, तुम्हारी तो मौत हो गई थी। इस पर शामली ने जो कहानी सुनाई वो और भी चौंकाने वाली है। माफ कीजिएगा, इस पर अंतिमा ने जो कहानी सुनाई वो और भी चौंकाने वाली है। अंतिमा ने पुलिस को यह बताया कि वो दरअसल शामली में ही, जो अब उसका पति है जिसके साथ वो शादी कर चुकी है, शामली के ही रहने वाले एक लड़के से प्यार करती थी और ये प्यार फेसबुक पर ही शुरू हुआ था। लेकिन उसके घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे और वो चाहती थी कि वो अपने घर वालों को बताए बगैर हमेशा हमेशा के लिए अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाए, भाग जाए। लेकिन उसे इस बात का भी डर था कि अगर वो अपने प्रेमी के साथ भाग जाएगी तो शायद घर वाले उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, उसका पीछा करेंगे और शायद उन्हें परेशान करे, जीने न दे शांति से। इस तरह का डर उसके मन में था और इसीलिए अंतिमा ने यह तय किया कि वो अपनी मौत का झूठा ड्रामा रचेगी और अपनी मौत की झूठी कहानी गढ़कर वो फरार हो जाएगी ताकि उसे फिर कभी कोई ढूंढने की कोशिश न करे। और इसी प्लानिंग के तहत उसने ये तय कर लिया था कि वो किसी की हत्या करके उसे अपनी मौत का रूप देगी और फिर फरार हो जाएगी। उसने इसके लिए पूरा खाका तैयार कर रखा था, किसे मारना है, कब मारना है, कैसे मारना है, ये पूरी तैयारी थी। बस उसे सही मौके का इंतजार था। अंतिमा ने खुद अपनी जुबान से ये सारी बातें, साजिश की ये पूरी कहानी पुलिस को सुनाई। उसने बताया कि चूंकि उसका डील डॉल, उसकी हुलिया, उसका अपीयरेंस जो है उसी के गांव की रहने वाली एक महिला राजवंती देवी से मिलता जुलता था, तो उसने ये तय किया था कि वो राजवंती देवी को ही अपना शिकार बनाएगी। इत्तेफाक से 24 नवंबर 2022 को उसके घर में कोई नहीं था और उसे लगा कि ये सबसे सही समय है यहाँ से भागने का और अपनी मौत की झूठी कहानी गढ़ने का। इसी साजिश के तहत उसने उस रोज़ राजवंती देवी को अपने घर बुलाया और इस बात का बड़ा ख्याल रखा कि कोई भी राजवंती देवी को उसके घर तक आते हुए, कम से कम उसके घर में एंटर होते हुए न देखे। राजवंती देवी को अपने अंजाम के बारे में पता नहीं था। उसे लगा कि पड़ोस की लड़की अंतिमा बुला रही है तो चलकर एक बार उससे मिल लेते हैं, और वो अंतिमा से मिलने उसके घर पहुंच गई। अंतिमा चूंकि साजिश के साथ पहले ही तैयार थी, उसके पास नींद की बहुत सारी गोलियां थी। वो नींद की गोलियां उसने पानी में मिलाई और राजवंती को ऑफर कर दी। राजवंती अपने अंजाम से बेखबर उसने वो नशीला पानी पी लिया और पीते ही बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद अंतिमा ने पूरी ताकत से पहले उसका गला घोंटा। कत्ल हो चुका था। अब कत्ल के बाद इस लाश को अपनी लाश का रूप देने की प्लानिंग थी और वो तभी हो सकता था जब इसे सबसे पहले हादसे का रूप दिया जाए। तो हादसे का रूप देने के लिए वहाँ पर कुछ नंगी तारें जो उसके घर में थी, उन नंगी तारों को उसने उस मौका वारदात पर छोड़ा और बल्कि उन्हीं तारों से राजवंती देवी की डेड बॉडी को कुछ करंट्स भी लगाए। डेड बॉडी को पर करंट दौड़ाया उसने और इसके बाद करंट लगाने के बाद उसने फिर राजवंती की लाश को जला दिया। जलाते वक्त, जलाने से पहले उसने ये भी किया कि राजवंती की लाश को सबसे पहले उसने अपने कपड़े पहनाए और उसने जो ज्वेलरी जो वो हमेशा पहन कर रखती थी, चाहे वो कंगन हो या
कान में जो बूंदें होती हैं, ये सारी चीज़ें उसने राजवंती की लाश को पहना दी और राजवंती के जो कपड़े थे वो कपड़े और उसके जो जेवर थे वो सारे चीज़ें उसने अपने साथ समेट कर रख लिए और उसके बाद अपने कपड़े और अपने कान की बालियाँ और तमाम चीज़ें उसने राजवंती को पहना दिए, राजवंती की लाश को। और इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, उसने राजवंती की लाश को आग के हवाले कर दिया और जब अधजली लाश वहाँ पर यूं ही रही, छूट गई, फिर उसने तय किया, जब उसने इंश्योर कर लिया कि चेहरे वहरे को देखकर अब पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा है, फिर वो लड़की अपने घर से निकल गई और निकलने के बाद सीधे पहुंची शामली अपने प्रेमी के पास और उसके बाद वो अपने प्रेमी के साथ शादी करके पिछले 4 महीनों से वहीं रह रही थी। और एक तरह से देखा जाए तो एक बेगुनाह महिला की हत्या करने के बाद वो सुकून की ज़िंदगी जी रही थी। मगर इसी बीच, जैसा कि आपको पता है, राजवंती देवी जब से गायब हुई थी तो उनके घर के लोग काफ़ी परेशान थे और वो हर हाल में अपने घर की मेंबर को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और इसी कोशिश में जब वो पुलिस के पास पहुंचे और पुलिस ने राजवंती देवी की गुमशुदगी के मामले की तफ्तीश शुरू की, तो पुलिस को जब इस इत्तेफाक का पता चला कि ऐन 24 नवंबर को ही राजवंती देवी भी गायब हुई और ऐन 24 नवंबर को अंतिमा नाम की एक लड़की का उसके घर में मौत भी हो गया था, तो जब ये दोनों इत्तेफाक पुलिस को पता चले तो पुलिस ने अपना दिमाग लगाया और पुलिस के जो मैं कहूँगा कि तेज़ तर्रार ऑफिसर्स हैं, उन्होंने जिस डायरेक्शन में सोचा, एग्जैक्टली ये केस उसी तरह से सॉल्व हुआ और अब पुलिस ने अंतिमा को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि राजवंती देवी के घर वालों और गांव वालों को ये लगता है कि शायद इस मर्डर केस में और भी लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि सिर्फ एक 25 साल की लड़की के लिए इतनी गहरी साजिश रचना और एक महिला की हत्या करना, उसकी लाश को जला देना, उसकी लाश को अपने कपड़े और जेवर पहना देना, ये सारी चीज़ें इतनी आसानी से कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो बहुत मुमकिन है कि इस साजिश में या तो उसका प्रेमी शामिल हो या फिर कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कोई घर के लोग शामिल हो। तो गांव के लोग जो है फिलहाल इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि इस घटना में अंतिमा अकेले शामिल है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है, किसी को भी इस मामले में क्लीन चिट नहीं दी गई है और ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसकी और कौन सी इस पूरे मामले के और कौन से पहलू सामने आते हैं, कौन सी राज का खुलासा होता है। फिलहाल ये कहानी यहीं तक। मुझे पूरा यकीन है कि इस दर्दनाक कहानी, ऐसी दर्दनाक कहानियाँ आपने पहले भी सुनी होंगी, लेकिन जब भी इस तरह की कहानियाँ सामने आती हैं जिसमें कोई इंसान अपने स्वार्थ के लिए किसी बेगुनाह की हत्या कर देता है और उसे अपनी मौत साबित करने की कोशिश करता है, तो इस तरह की कहानियाँ परेशान तो करती हैं, बेचैन तो करती हैं। बीइंग अ क्राइम रिपोर्टर मैं हमेशा इस तरह के इतने मामले देखता हूँ, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की कहानियाँ जब भी आंखों के सामने से, निगाहों से गुजरती है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है और इसी वजह से मैंने भी ये तय किया कि ये वाकया, ये कहानी मैं एक बार फिर से आप लोगों को सुनाऊं। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी राय क्या है? अब कानून को अंतिमा के साथ क्या और कैसा सलूक करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि इस घटना को अंतिमा ने अकेले ही अंजाम दिया होगा या फिर अंतिमा के साथ और भी लोग हो सकते हैं? अगर कोई हो सकता है तो वो कौन हो सकता है? इस पर आप अपनी राय, अपना कमेंट्स ज़रूर लिख कर हमें भेजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।